Good morning. Today is 17th of March 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये गोवा इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ है। आपको पता होगा कि गोवा में अभी मनोहर पारिकर ने वहाँ पर सत्ता संभाल ली है, चीफ मिनिस्टर की पद की शपथ ली। लेकिन एक कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्रिएट हो गई थी इस बात को लेके कि जो मैंडेट आया था चुनावी नतीजों के बाद में, उसमें कांग्रेस को सबसे ज़्यादा यानी 17 सीट मिली और बीजेपी को 13 सीट मिली, और फिर भी बीजेपी ने वहाँ दूसरे दलों के साथ में मिलकर सरकार बना ली। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है इस मामले में वो डिस्कस करेंगे हम सारी, जो क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और क्या हुआ, गवर्नर को क्या करना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट का अभी क्या डिसीजन आया, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यूएस की इकोनॉमी वगैरह डिस्कस की गई है, लेकिन इसमें से दो बातें हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी वो दो बातें हैं एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल, उसके बाद देखते हैं। बीच का आर्टिकल है सेंसर बोर्ड का आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। सेंसर बोर्ड ने एक और मूवी को अभी सेंसर कर दिया है। यहाँ जो आर्टिकल है ये डिसेबिलिटी को लेकर आर्टिकल है। डिसेबिलिटी के बारे में कुछ अच्छे सजेशंस दिए गए हैं। नीति आयोग एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए नीति आयोग को वो हम देखेंगे। यहाँ पे आज फ्राइडे है तो तीनों चीज़ें आज यहाँ पे हैं, सेंटर व्यू, लेफ्ट व्यू और राइट व्यू। किसके बारे में? इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं गर्भ निरोधक, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स आईपी लाती हैं, तो अभी टीका वाली यानी इंजेक्शन वाली भी अभी एक नया मेथड सरकार अभी लॉन्च करने वाली है। तो उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं इंजेक्शन वाली को, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी गर्भ निरोधक जो चीज़ें हैं उनके बारे में, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ का जो आर्टिकल है वो यही है, गोवा से रिलेटेड है। गोवा में जो अभी सरकार बनी है मनोहर पारिकर की, तो क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, जो हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, अब इसके अलावा जो ये यूएसए का आर्टिकल है यहाँ पे, इसमें यूएस की इकोनॉमी डिस्कस की गई है। अभी ये कह रहे हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन है वो भी ठीक ठाक है, इसलिए जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, वो वहाँ का जो फेडरल बैंक है, वो इंटरेस्ट रेट्स भी अपने हिसाब से इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए फॉर्मुलेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बस दो बातें देख लीजिए आप। हमारे लिए यूएस की इकोनॉमी का अच्छा होना भी एक शुभ संकेत है, क्योंकि अगर यूएस की इकोनॉमी अच्छी होगी तो हमारे लिए अच्छी एक मार्केट है यूएस। अगर यूएस की इकोनॉमी अगर ठंडी पड़ी है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, क्योंकि काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं हम यूएस को, अच्छा ट्रेड है, अच्छी मात्रा में हम मैग्नीट्यूड में यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज यानी कि जो आईटी सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं। अगर यूएस की इकोनॉमी अच्छी है तो हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए अगर करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होगा, जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है वो अच्छे से काम करेगा, हमारी इकोनॉमी भी अच्छे से काम करेगी। दूसरा एक और जो बात है, अगर उनकी इकोनॉमी अच्छे से काम करती है तो एक और जो चीज़ है वो डॉलर जो है, पहले क्या हुआ था 2008 के रिसेशन के बाद में, वहाँ से उन्होंने क्या किया था, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी आसान बना दी थी, यानी काफ़ी डॉलर जो है वो मार्केट में उतार दिया था ताकि इकोनॉमी ठंडी ना पड़े और बिजनेस के पास में अच्छा खासा मात्रा में डॉलर आसानी से अवेलेबल हो और वो बिजनेस इस्टेब्लिश करके यूएस की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकें। तो वो डॉलर कहीं ना कहीं हमारे इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी इन्वेस्ट होता है, जैसे कि इंडिया। तो बाद में इन्होंने कई तरह की जो पॉलिसीज अपनाते हैं ये, कि वो डॉलर जो इन्होंने 2008 के रिसेशन के बाद में मार्केट में उतारा था, उसको बाहर बाद में दोबारा से खींचने की बात आती है कि देखिए अब तो इकोनॉमी अच्छे से काम कर रही है, तो जो पहले आसानी से लोन दिया गया था यानी इंटरेस्ट रेट आसान बनाई गई थी, और जो डॉलर अवेलेबल करवाया गया था बिजनेसमैन को, कॉमन मैन को, ताकि वो बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकें। अब अगर इकोनॉमी यूएस के अच्छे से काम कर रही है तो वो डॉलर वापस लाया जाए, यानी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो मुश्किल बनाई जाए ताकि और ज़्यादा जो डॉलर है मार्केट में अवेलेबल ना हो। इसका इंडिया पे असर उल्टा पड़ता है। कैसे? क्योंकि देखिए, पहले वो काफ़ी संख्या में जो आसानी से पैसा अवेलेबल था डॉलर के रूप में अमेरिका की जनता के पास में, वो पैसा उन्होंने इंडिया को भी अवेलेबल करवाया था, यानी इंडिया में भी काफ़ी कुछ इन्वेस्ट हुआ था एफडीआई की फॉर्म में या फिर एफआईआई की फॉर्म में। अगर मान लीजिए अब वो पैसा वापस स्टेरलाइज कर रही है, यूएस की इकोनॉमी वापस खींच रही है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा वापस इंडिया से भी जाएगा वापस, तो इंडिया से इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो इसलिए इंडिया पे थोड़ा फर्क पड़ता है। बाकी कुछ नहीं है, बस आपको दो चीज़ें ये पता होनी चाहिए कि अगर अमेरिका की इकोनॉमी अगर अच्छे से काम करती है तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब देखिए गोवा के क्या रिजल्ट्स आए। गोवा के रिजल्ट्स ये आए, 2017 के 17 सीट्स मिली कांग्रेस को और 13 सीट मिली बीजेपी को, 10 जीत के आए इनके इंडिपेंडेंट। 40 सीट्स की विधानसभा है गोवा की, जो विधानसभा है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछते। ये 40 की विधानसभा है, 217 की यूपी में 403 सीट है, ये तो एसएससी में भी नहीं पूछते, घटिया क्वेश्चन होते हैं। तो अब देखिए उसके बाद में अब दिक्कत क्या हुई, मान लीजिए किसी को भी बहुमत नहीं मिला, 40 सीट थी तो सरकार बनाने के लिए 21 सीट होनी चाहिए थी, किसी को भी नहीं मिली 21 सीट। तो अब विवाद इस चीज़ पे उठा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की कन्वेंशंस हैं कि गवर्नर जो है, गवर्नर के पास में 3 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे पहले देख लीजिए, मैं आपको ये बताता हूँ। सेकंड एआरसी रिपोर्ट, फर्स्ट है कि सेकंड है, यहाँ पे देखिए,
सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन है। सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन है, बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट ने रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 के केस में भी एफर्म किया था, यानी इस पे मोहर लगाई थी सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस पे। क्या है ये सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं? सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस कहती हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी की सत्ता में यानी कोई भी पार्टी अगर बहुमत नहीं हासिल कर सकती है, यानी फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, तो किसको गवर्नर इनवाइट करेंगे सरकार बनाने के लिए? तो ये तो सबसे पहले कहते हैं कि देखिए, मान लीजिए इलेक्शन से पहले अगर किसी तरह का गठबंधन हुआ है, अलायंस हुआ है इलेक्शन से पहले, बाद में नहीं, पहले, यानी मान लीजिए, अब एग्जांपल दूं तो मान लीजिए यूपी में इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शन से पहले ही समाजवादी पार्टी यानी एसपी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ। तो अगर मान लीजिए ऐसे ही गोवा में इलेक्शंस लड़ने से पहले ही इलेक्शन चुनाव से पहले ही अगर दो पार्टीज के बीच में गठबंधन होता है, तो उनको बुलाया जाएगा सरकार बनाने के लिए, अगर किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आती है तो। अगर मान लीजिए कोई ऐसा गठबंधन है ही नहीं जिन्होंने चुनाव से पहले गठबंधन बनाया और उनका भी बहुमत आया हो, तो गवर्नर बुलाएगा दूसरे नंबर पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को, यानी इस मैंडेट में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो थी कांग्रेस, लेकिन बीजेपी ने सरकार बनाई। उसे भी हम डिस्कस करेंगे कि दूसरे मुद्दे क्या है, दूसरी पिक्चर क्या है, दूसरा व्यू क्या है। ये पहला व्यू है। तीसरे नंबर पे गवर्नर इनवाइट करेंगे पोस्ट इलेक्टोरल कोएलिशन ऑफ पार्टीज, पोस्ट इलेक्शन कोएलिशन, यानी चुनाव के बाद में अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी सत्ता बहुमत में नहीं आ पा रही है, तो कुछ पार्टीज मिलकर गठबंधन बनाती हैं और कहती हैं कि ठीक है, हम सरकार चलाएंगे, हम मिलकर सरकार चलाएंगे। जैसे आप गोवा में देख लीजिए, गोवा में मनोहर पारिकर और जो गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक और काफी सारी पार्टीज हैं, इन्होंने मिलकर सरकार बनाई, क्योंकि बीजेपी की थी वो बहुमत 40 सीट में से सिर्फ बीजेपी की 13 सीट्स आई, चाहिए थी 21, तो बाकी इन्होंने 10 इंडिपेंडेंट मिला लिए साथ में और फिर सरकार बनाई। तीसरे नंबर पर होनी चाहिए थी इसकी वरीयता, लेकिन अभी देखिए वो बात अलग है कि गवर्नर ने मौका दिया, तीसरे नंबर वाले को पहले मौका दिया और दूसरे नंबर वाले को मौका नहीं दिया। एक जो ऑर्डर था वो ऑर्डर फॉलो नहीं किया गवर्नर ने, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। और चौथे नंबर पे वही बात, सेम बात है कि पोस्ट इलेक्टोरल कोएलेंस, यानी चुनाव के बाद में अगर पार्टीज मिलकर गठबंधन बनाती हैं और कुछ इंडिपेंडेंट्स उनको बाहर से सपोर्ट करते हैं। तीसरा और चौथा सेम है, बस चौथे में यूं है कि कुछ इंडिपेंडेंट्स बाहर से सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। अब हुआ यूं कि देखिए, ये तो एक पिक्चर है। अब ये कांग्रेस इस केस को लेकर गई सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने कहा कि देखिए, कन्वेंशन के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट की रामेश्वर सिंह जजमेंट के हिसाब से तो कांग्रेस को बुलाना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, आपके पास में टाइम था और इसीलिए आपने उस टाइम को यूटिलाइज ना करते हुए गवर्नर को कुछ कहा ही नहीं, जबकि बीजेपी ने पूरे नंबर्स दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से जो स्टे लगाने को कहा था, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि स्टे लगा दीजिए, जो शपथ ग्रहण करने वाले हैं मनोहर पारिकर, उस पर आप स्टे लगा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास नंबर थे तो आपको गवर्नर के पास जाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि आपके पास में नंबर है। आपने उनके पास जाके एफिडेविट दिया नहीं, यानी आपने उनको बताया नहीं कि आपके पास में नंबर्स हैं। तो गवर्नर ने सोचा कि आपके पास में नंबर है ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने बीजेपी को मौका दिया और बीजेपी के पास में नंबर थे, उन्होंने नंबर्स दिए। यह है दूसरी पिक्चर। अब देखिए, दूसरी पिक्चर में और भी पॉइंट्स आते हैं। दूसरी पिक्चर में यह आता है कि काफ़ी बार ऐसा नहीं किया जाता है, मतलब कर्नाटका में भी ऐसा हुआ था और भी काफ़ी दूसरे केसेस होते हैं कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस तरह से हमेशा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाएगा। ये काइंड ऑफ कन्वेंशन है। कन्वेंशन आपको पता है कि कोई जरूरी नहीं है कि कन्वेंशन मतलब कोई लॉ द्वारा बैक्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा साफ साफ लिखा गया हो, बस एक परंपरा हम यूज कर रहे थे। तो ये आर्टिकल यही कहता है कि ये काइंड ऑफ लूप होल और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि छूट है, मतलब बीच में एक लूप होल है यहाँ पे, और इसको सुप्रीम कोर्ट को या फिर पार्लियामेंट को पूरा करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ साफ साफ नॉर्म्स होने चाहिए कि अगर कोई भी पार्टी अगर मान लीजिए बहुमत में नहीं आती है तो किस प्रकार से गवर्नर को प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। तो इस प्रकार का कोई साफ साफ रूल होने चाहिए, या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये आर्टिकल पूरा का पूरा यही है, इसमें यही लिखा गया है जो हमने अभी डिस्कस किया कि आखिरकार क्यों बीजेपी को इनवाइट किया गया। मणिपुर में भी सेम इशू है, तो बस वे फॉरवर्ड में यही है। एक और जो चीज़ डिस्कस करते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट की भी बात है। सुप्रीम कोर्ट के के.आर. नारायणन जब 1998 में राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी ये सेम तरह की बात कही थी। लेकिन जब एक और बात आती है कि ये भी आती है कि देखिए, जब के.आर. नारायणन ने वहाँ पे ये सारी गाइडलाइंस रखी थी, तो उन्होंने बाद में एक बात और भी रख दी थी। वो ये बात है कि अगर मान लीजिए फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, जैसे अब गोवा में आया है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है, किसी भी पार्टी की सत्ता बहुमत में नहीं आई है, तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट में
गवर्नर भी यह भी देखेंगे कि अपना माइंड यूज करके कि कौन सी जो लीडर है या फिर कौन सी पार्टी है आंकड़ों का जोड़ करके सरकार बनाने की स्थिति में है। तो यहां पे देखिए आप एम्बिग्यूटी है, संदिग्धता है। एक तरफ तो प्रॉपर ऑर्डर भी दिया गया है कि पहले अगर इलेक्शन से पहले कोई गठबंधन हुआ तो उनको इनवाइट किया जाएगा। दूसरी तरफ यह भी बात है कि अगर फ्रैक्चर्ड अगर मैंडेट आता है तो गवर्नर को खुद को अपना दिमाग लगाना है कि कौन सी पार्टी है वो गठबंधन बना के सरकार बना सकती है, फिर कौन से ऐसे लीडर हैं जो बाकी दलों का साथ लेकर सरकार बना सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल है। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, ये सेंसर बोर्ड से रिलेटेड है। सेंसर बोर्ड ने एक फिल्म को रिजेक्ट कर दिया, और सेंसर बोर्ड देख लीजिए पहले तो आप थोड़ा सा, अगर प्री के लिए इसे इंपॉर्टेंट है। ये सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसका नाम है, और ये आता है, स्टैचुरी बॉडी है, सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 में ये आता है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो यही सारे प्रकार के कोई भी मूवी हो या फिर इवन टीवी सीरियल्स को यही एक प्रकार से सर्टिफिकेट देता है कि आप जो या तो सिनेमा में दिखा सकते हैं, फिर टीवी पे दिखा सकते हैं, जो भी आपका प्रोग्राम है। तो अब इसने काफ़ी बार ये सुर्खियों में रहता है, क्योंकि काफ़ी बार इन्होंने फिल्म्स को रिजेक्ट किया है जिस पे बवाल उठा, चाहे वो उड़ता पंजाब हो या फिर पिछले दिनों हमने वो भी डिस्कस किया था कि लिपस्टिक अंडर द बुर्का। अभी ये दोबारा से सेंसर बोर्ड जो है वो सुर्खियों में है। इन्होंने एक मूवी को रिजेक्ट किया है जिसका नाम है का बॉडीस्केप्स। का बॉडीस्केप्स जो है मूवी जयन चेरियान के द्वारा डायरेक्ट की जा रही थी, और इसे सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है। तो जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है ये अपना व्यू इस आर्टिकल में लिख रहे हैं, ये सेंसर बोर्ड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। काफ़ी सेंसिटिव ये इशू है, लेकिन फिर भी हम इसे डिस्कस करेंगे। ये अपना व्यू बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि देखिए सेंसर बोर्ड ने का बॉडीस्केप्स को एक प्रकार से सर्टिफिकेट ना देके अपनी क्रेडिबिलिटी को कम किया है, और एक प्रकार से देखिए ये बात है कि जो ये अथॉरिटीज़ हैं जिनकी ये जैसे कि सेंसर बोर्ड है, इनकी जो पावर है फिल्म्स को सर्टिफिकेट ना देने की यह जानी चाहिए, और उनके पास में पावर ऐसी होनी नहीं चाहिए कि वो किसी फिल्म को सर्टिफिकेट ना दें। ना सिर्फ जो सेंसर बोर्ड है ये कॉलोनियल टाइम का एक प्रकार से बचा हुआ अंग है। वैसे तो देखिए एक्ट तो है सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1951, लेकिन पहले भी होता था ये आज़ादी से पहले, इसलिए इसको कॉलोनियल टाइम का एक प्रकार से अंग बता रहे हैं, वेस्टेज यानी बचा हुआ पार्ट जो बता रहे हैं। तो अब ये कहते हैं कि देखिए ये सिर्फ अगर ये सर्टिफिकेट नहीं देता तो सेंसर बोर्ड, इसका मतलब ये कि सेंसर बोर्ड को अपनी हिस्ट्री का नहीं पता, इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता, इसलिए वो सर्टिफिकेट नहीं देते किसी मूवी को। तो अब ये आखिरकार ये जो मूवी है जिसको सर्टिफिकेट ना दिया गया, ये है क्या क्या कंसेप्ट है इस मूवी में? मूवी का नाम है का बॉडीस्केप्स। इसमें मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। देखिए इस चीज़ के नोट्स वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए ज़रूरी है ये। और वैसे देखिए इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। एक का नाम है हरीश। हरीश जो है एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखते हैं, और काफ़ी फ्री थिंकिंग के आर्टिस्ट हैं जिनकी सोच काफ़ी खुली है, और वो एक आर्टिस्ट हैं। वो होमोसेक्सुअल हैं एक दूसरे पर्सन के साथ में जिनका नाम है विष्णु। आपस में दोनों हरीश और विष्णु जो है उनकी जो रिलेशनशिप है वो गे रिलेशनशिप है। तो देखिए जो विष्णु है वो राइट विंग की फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो हनुमान जी के भगत हैं। और उसके बाद में क्या है, देखिए जो इनकी फैमिली है, विष्णु की फैमिली है, वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती। तो तीसरे जो दोस्त हैं वो है सिया। सिया भी एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से संबंध रखती हैं, वो भी एक मुस्लिम है। समझ गए? मतलब ये देखिए सिर्फ कहानी समझने के लिए है, ये नोट्स वगैरह की जरूरत नहीं है। हरीश जो है वो एक मुस्लिम है, और विष्णु जो है वो एक हिंदू है, कंजर्वेटिव फैमिली से, हनुमान जी के भगत हैं। हरीश और विष्णु जो है आपस में होमोसेक्सुअल्स हैं, और जो सिया है इनकी तीसरी दोस्त हैं वो फेमिनिस्ट हैं, और फेमिनिस्ट होने के कारण में जो फीमेल राइट्स को एक प्रकार से सपोर्ट करते हैं, इंकरेज करते हैं, इनका काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है। तो ये मूवी है। तो सेंसर बोर्ड कहता है कि ये काफ़ी एक प्रकार से बेकार पिक्चर पेश करता है, होमोसेक्सुअलिटी को ग्लोरीफाई करता है, रिलीजन को गलत कंटेक्स्ट में पेश करता है। और सेंसर बोर्ड ने यह भी कहा कि ये जो पिक्चर है अश्लीलता परोसती है। तो काफ़ी इस तरह के एक प्रकार से पॉइंट्स दिए सेंसर बोर्ड ने, जिस वजह से उन्होंने इस मूवी को एक प्रकार से सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। और बोर्ड के एग्जैक्ट ऑब्जेक्शंस यही हैं जो हमने अभी डिस्कस किया कि होमोसेक्सुअलिटी को ग्लोरीफाई करना, और मेल बॉडी के या फिर दूसरे प्रकार के जो सेक्सुअल पिक्चर्स हैं, अश्लीलता है, उसको एनकरेज करना। और एक जो रीज़न है वो यह भी दिया इन्होंने सेंसर बोर्ड ने कि अगर ये पिक्चर रिलीज़ की गई तो लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब देखिए ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो ये कहते हैं कि सेंसर बोर्ड को पता नहीं चीज़ों का। कैसे नहीं पता? ये कहते हैं कि हमारे जो मंदिर हैं इवन वहाँ पे भी इस तरह की पिक्चर्स है, जैसे खजुराहो के टेम्पल है, वहाँ पे इस तरह की जो पिक्चर्स हैं।
और इवन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट साफ साफ उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम का हवाला देके आप किसी भी पिक्चर को रिलीज होने से नहीं रोक सकते। तो लॉ एंड ऑर्डर की तो बात कर ही नहीं सकता जो सेंसर बोर्ड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ साफ कहा है। फिर ये थोड़े बहुत और भी पॉइंट्स देते हैं, कहते हैं कि जो संविधान है सिर्फ एक इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल को अधिकार देता है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें, लेकिन वो किसी भी इंडिविजुअल को यह अधिकार नहीं देता कि वो अगर कोई दूसरा बंदा रिलीजन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है तो उसको रोके। तो जो जितने भी जो प्रैक्टिसेस हैं किसी भी धर्म की, वो स्क्रूटिनी के लिए ओपन है, और कोई भी रिलीजन है वो इम्यूनिटी नहीं है किसी भी रिलीजन को, यानी उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। हमारा जो भारत देश है वो सेक्युलर रिपब्लिक है, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा जो भारत है, इसमें किसी भी रिलीजन को स्पेशल राइट्स नहीं दिए गए हैं, और सभी जो सिटीजन्स हैं वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे और जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करेंगे। देखिए, अगर ये कहते हैं कि अगर रिलीजन का नाम भी लें, अगर मान लीजिए रिलीजन की सेंसिबिलिटी को हर्ट करता है ऐसा माने भी, तो ये वो भी गलत होगा, क्योंकि इस मूवी में तो कम से कम एक प्रकार से यह दिखा रहे हैं कि कैसे एक प्रकार के जो रिलीजन के जो बंदे हैं वो दूसरे रिलीजन के पर्सन के साथ में आपस में रिलीजन को ना कंसीडर करते हुए, कहने का मतलब ये है कि रिलीजन को बल्कि ये मूवी एफर्म करती है, सपोर्ट करती है, रिलीजन को किसी भी तरह से गलत पिक्चर में नहीं पेश करती, इनका ये मानना है। और दूसरी ये बात कहते हैं कि देखिए, यह कहना कि रिलीजन को एक प्रकार से डीनाइग्रेट करती है, नीचा दिखाती है, वो गलत है। और यह मूवी एक प्रकार से किसी भी मूवी या फिर सेंसर बोर्ड को अधिकार नहीं है, या फिर किसी भी रिलीजन को अधिकार नहीं है, इसमें लिखा गया है कि वो किसी भी पर्सन की सेक्सुअल लाइफ के अंदर में इंटरफेयर करें। तो इनका कहना है कि देखिए, जो सेंसर बोर्ड जो है ये वैसे रिलीजन का हवाला दे रहा है, लेकिन मेन जो उनका मकसद है वो ये होमोसेक्सुअलिटी की मूवी है, जो हमारी आईपीसी की धारा 377 है। आईपीसी की धारा 377 होमोसेक्सुअलिटी को एक प्रकार से बैन है हमारे यहाँ पे। हाई कोर्ट ने इनको एक प्रकार से अलाउ कर दिया था कि होमोसेक्सुअलिटी कोई प्रीच कर सकता है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का फिर से डिसीजन आया था और उन्होंने आईपीसी 377 को एक प्रकार से एफर्म किया था और कहा था कि यह जो एक्ट है 377 वो बिल्कुल सही है। 377 एक्ट में देखिए होमोसेक्सुअलिटी और ये सब चीज़ें बैन है, किसी प्रकार का जो अननेचुरल सेक्स है वो बैन है। इसमें अगर इस प्रकार की कोई चीज़ अगर कोई करता है तो उसको एक प्रॉपर सज़ा का प्रावधान है, पनिशमेंट का प्रावधान है, ऐसा कहता है 377, और जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी एफर्म किया और कहा कि यह सही है। और इसीलिए कहते हैं कि मूवी का जो मेन मकसद है वो होमोसेक्सुअलिटी को बैन करना है। और फिर ये कहते हैं कि इसने तो ऐसा करके जो सेंसर बोर्ड है उन्होंने एक प्रकार से लॉ के बाहर जाके काम किया, कानून के बाहर जाके काम किया, और ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। हमारे देश में कल्चरल फासिज्म है, और अल्टरनेटिव सेक्सुअल ओरिएंटेशन जब भी कोई अपना दिखाता है तो उसको कैजुअल वे में लिया जाता है, बल्कि उनके अधिकारों को कर्ब किया जाता है। बस यही था ये पूरा आर्टिकल, ज़्यादा यूज़ तो नहीं होगा, फिर भी हमने इसे डिस्कस कर लिया कुछ, क्योंकि राइट्स की बात थी। एक व्यू, इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं वो ऐसे में काफ़ी यूज़ हो जाते हैं, तो ऐसे में यूज़ करने के लिए आर्टिकल था। अब अगला जो आर्टिकल है वो डिसेबिलिटी के बारे में है। देखिए, नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इन्होंने एक विजन 2030 डॉक्यूमेंट अब ये पेश करने वाले हैं, फॉर्मुलेट करने वाले हैं। उसी तरह जैसे अब यूएन का 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जैसे उसमें 17 गोल्स हैं, उसी प्रकार से जो इनका विजन डॉक्यूमेंट होगा उसमें डिसेबिलिटी को लेकर ये पूरा आर्टिकल है। कैसे ये जो 17 के 17 गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो कैसे डिसेबल्स को प्रभावित करेंगे और डिसेबल्स के जो राइट्स हैं उसको आगे लेके जाएंगे। तो ये कहते हैं कि देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट तो ऐसा होना चाहिए कि नीति आयोग सभी स्टेक होल्डर्स को साथ ले, ताकि वो इस प्रकार से इंटरप्रेट करें कि जैसे एसडीजी इस प्रकार से इंटरप्रेट करें, जैसे यूएन में कन्वेंशन है राइट्स ऑफ पर्सन्स एंड डिसेबिलिटीज, यूएनसीआरपीडी, जो भी राइट्स इस कन्वेंशन में प्रोपगेट किए गए हैं या फिर दिए गए हैं डिसेबल्स को, वही राइट्स एक प्रकार से जब नीति आयोग जो अपना डॉक्यूमेंट्स बना रहा है उसमें वही राइट्स डिसेबल को दिए जाने चाहिए जो इस कन्वेंशन में है। अब आगे आता है कि देखिए डिसेबिलिटी एक, जब भी कोई स्टेक होल्डर देखिए डिसेबिलिटी को रिमूव करने की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अपना असेंबलीज मान लीजिए, फिर पार्लियामेंट मान लीजिए, एमपीज मान लीजिए, इनको नॉलेज नहीं होती। ये डिसेबिलिटी को काइंड ऑफ जब भी कुछ देने की बारी आती है तो चैरिटी मानते हैं। ये चैरिटी नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू है। यानी चैरिटी कह के आप डिसेबल्स के डिग्निटी को हर्ट करते हो, काइंड ऑफ जो स्टिग्मा अटैच होता है उसको आप और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो, बल्कि आपको ये स्टिग्मा दूर करना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि डिसेबल्स कहने की बजाय दिव्यांग को डिफरेंटली एबल्ड कहना चाहिए, हमेशा डिसेबल नहीं कहना चाहिए। डिसेबल जो वर्ड है वो अच्छा वर्ड नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड कहना चाहिए।
अब देखिए नीति आयोग को एक प्रकार से अवेयरनेस लाने में भी एफर्ट्स लगाने चाहिए। पूरे जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, एकेडमिक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, उन सब में एक प्रकार से डिसेबल्स के प्रति यानी डिफरेंटली एबल्ड के प्रति एक प्रकार से अवेयरनेस आए, और वो भी जो भी डेवलपमेंट वो लाना चाह रहे हैं हमारे देश के अंदर में, डिफरेंटली एबल्ड का भी रोल हो उस डेवलपमेंट के अंदर में। अब देखिए यानी जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होते हैं, इनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमेशा शामिल किए जाने की आवश्यकता है। यानी ऐसा नहीं कि अगर आप इनके लिए कोई एक प्रकार से राइट बेस्ड अप्रोच ला रहे हो तो इनकी सहमति भी ना लो, इनसे कंसल्टेशन भी ना हो, तो ये अपने आप में एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए किसी भी डिसेबल के लिए कोई राइट बेस्ड अप्रोच अगर अपना रही हैं तो। और ये बाद में कहते हैं कि 7 ईयर्स के जो चेक पॉइंट्स है मिनिस्ट्रीज के लिए वो होना चाहिए। यानी नीति आयोग ये अप्रोच रखने जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि जो ये 7 ईयर चेक पॉइंट्स मिनिस्ट्रीज के लिए नीति आयोग रखने वाला है उसकी ये बात कर रहे हैं। और फेयर एंड एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए कि जो भी डिसेबिलिटी के ग्रुप्स हैं या फिर एनजीओज हैं इस पूरी कंसल्टेशन प्रोसेस के अंदर में जो ये लाना जा रहे हैं 7 ईयर्स चेक पॉइंट्स फॉर मिनिस्ट्रीज, और जो डॉक्यूमेंट वो पेश करने जा रहे हैं नीति आयोग वाले 2030 वाला विजन डॉक्यूमेंट 2030। देखिए नीति आयोग ने क्या किया, नीति आयोग ने यह क्या कि हर एक गोल को नोडल मिनिस्ट्री के साथ में अटैच कर दिया, क्योंकि एक एक गोल जो भी इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए हेल्थ से रिलेटेड है तो वो नोडल मिनिस्ट्री से, हेल्थ मिनिस्ट्री से जोड़ दिया, और हर एक जो टारगेट है वो गवर्नमेंट के की प्रोग्राम से टारगेट अटैच कर दिया। मान लीजिए अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई, अगर मान लीजिए कोई गोल है तो उसको हेल्थ मिनिस्ट्री से जोड़ दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। अगर मान लीजिए कोई हेल्थ, मान लीजिए गोल के अंदर में भी, उसके अंदर में भी, जैसे गोल के अंदर में भी इंडिकेटर्स होते हैं, मान लीजिए गोल तो ये है लेकिन उसके अंदर में इंडिकेटर्स हैं, एक मैटरनल इंडिकेटर या फिर मान लीजिए इन्फेंट जो रेशियो है उसको कम करना है, तो इंडिकेटर्स को भी गवर्नमेंट के एक एक प्रोग्राम से जोड़ दिया, ये कह रहे हैं नीति आयोग जो है। तो इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश हो जाएगी। मान लीजिए कोई गोल है तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने पूरा किया है नहीं किया, हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री आगे अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करेगा कि मान लीजिए गोल के अंदर में ये इंडिकेटर था मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड, क्या ये मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था उसके अंदर में पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो डिसेबिलिटी है वो सिर्फ एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये 26 की 26 जो मिनिस्ट्रीज हैं, हमारी मिनिस्ट्रीज तो ज़्यादा हैं वैसे, लेकिन एक जो इन्होंने साफ साफ किया, जैसे डिसाइड किया कि 26 मिनिस्ट्रीज हैं वो तो साफ साफ रिस्पॉन्सिबल है डिसेबिलिटी के राइट्स के लिए, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके राइट्स के लिए। तो ये कहते हैं बाद में एक स्पेसिफिक सेल बनाया जाना चाहिए इन 26 की 26 मिनिस्ट्रीज में। मिनिस्ट्रीज वैसे टोटल हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन जो 26 मिनिस्ट्रीज हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं डिफरेंटली एबल्ड के राइट्स के साथ में, इसलिए यहाँ पे 26 कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि 26 मिनिस्ट्रीज जो हैं उनमें कम से कम स्पेसिफिक सेल बनाना चाहिए डिफरेंटली एबल्ड्स के लिए, और स्पेसिफिक बजट्स भी होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट बजट देती है किसी भी काम के लिए तो डिफरेंटली एबल्ड्स के लिए अलग से बजट का प्रावधान होना चाहिए। और नीति आयोग में ना सिर्फ मिनिस्ट्रीज में बल्कि नीति आयोग में भी एक डेडिकेटेड सेल होना चाहिए डिफरेंटली एबल्ड्स के लिए, ताकि वो पूरी की पूरी जो इनके वेलफेयर के लिए जो काम हो रहे हैं उनको मॉनिटर कर सकें और उनकी जो प्रोग्रेस है उनको ट्रैक कर सकें कि जिस प्रकार की जो पॉलिसी चला रखी है कि वास्तव में उनकी आउटकम आ रही है या फिर नहीं आ रही हैं। एक डेटा कलेक्शन की बात करते हैं। डेटा कलेक्शन जब भी हो एक अच्छे से डेटा कलेक्शन होना चाहिए डिफरेंटली एबल्ड्स का भी, यानी उनको एक प्रॉपर ढंग से कलेक्ट किया जाए, उनसे रिलेटेड जो डेटा है उनको मेंटेन किया जाए और एक प्रकार से डिसेमिनेट किया जाए, पब्लिक डोमेन में वो रखा जाना चाहिए कि ताकि जो भी एनजीओज वगैरह जो भी या फिर रिसर्च ग्रुप्स हैं वो डिफरेंटली एबल्स पे स्टडी करते हैं तो वो भी उस डेटा का फ़ायदा उठा के अच्छे ढंग से रिसर्च कर सकें। और जो यूनिवर्सल टारगेट्स हैं उसका फ़ायदा भी जो डिफरेंटली एबल्स हैं उनको मिलना चाहिए, और सभी तरह का जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होना चाहिए और एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में और टाइम मैनर में। 3 चीज़ें हैं, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल फॉर्मेट में। एक आर्टिकल हमने कल परसों डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि इवन जो ये डेटा होता है वो एक्सेसिबल नहीं होता डिफरेंटली एबल्स को, वो उसे पढ़ नहीं सकते। तो क्या फ़ायदा अगर आप उनके लिए कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो या फिर उनके लिए कोई स्कीम चल रही हो और वो डाटा अवेलेबल नहीं है ताकि वो उस जो डिफरेंटली एबल्स हैं वो उसको आसानी से एक्सेस कर सकें, तो क्या फ़ायदा उस डेटा का। टाइमली मैनर में आना चाहिए डेटा, ये भी कहते हैं हम। फिर ये कहते हैं कि देखिए डाटा किस प्रकार का डेटा कलेक्ट करने की आवश्यकता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं डिफरेंटली एबल्ड से जब डेटा कलेक्शन की बारी आती है। तो ये कहते हैं कि देखिए हमारा जो इंडिया है उसमें अलग तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है, और जबकि वाशिंगटन ग्रुप सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अलग हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि देखिए जो नीति आयोग को एक प्रकार से नेशनल लेवल कंसल्टेशन करना चाहिए कि किस प्रकार का डेटा कलेक्ट किया जाए डिफरेंटली एबल से, किस प्रकार के उनसे क्वेश्चन पूछे जाएं। तो उसके लिए ये कहते हैं कि एक यूनिफाइड
अप्रोच होनी चाहिए जो सभी डेटा इंस्ट्रूमेंट्स पे एप्लीकेबल हो। कोई भी अगर मान लीजिए डेटा कलेक्शन की बारी आती है, जैसे डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन हमारा सेंसस हो, या फिर यूआईडी से रिलेटेड डेटा हो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हो, हेल्थ से रिलेटेड डेटा हो, सभी प्रकार के अलग स्कीम्स हो, सभी में एक ही प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएं डिफरेंटली एबल से, तो यूनिफाइड डेटा होना चाहिए जो डिफरेंटली एबल्स का है वो। अगला जो आर्टिकल है, देखिए ये आर्टिकल इतना ही है, मतलब डिसेबिलिटी के बारे में यानी डिफरेंटली एबल्स के बारे में काफ़ी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे डेटा अवेलेबल होना चाहिए पब्लिक डोमेन में, और मिनिस्ट्री के अंदर में सेल बनाना चाहिए, और नीति आयोग भी एक प्रकार से मॉनिटर करे क्या उनका फ़ायदा हो रहा है, स्कीम्स का क्या नहीं हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिफरेंटली एबल्ड पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें यूज कर सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी इंजेक्शन वाली गर्भ निरोधक टीके। यानी देखिए गर्भ निरोधक के लिए काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कॉन्डम होगा या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होगी, जैसे आईपीएल 72 घंटों के अंदर में जिसे यूज किया जाता है। अब एक और ऑप्शन सरकार उपलब्ध करवा रही है, यानी टीका लगाया जाए जिससे कि गर्भ को अवॉइड किया जा सके, यानी प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। उस पर ये पूरा आर्टिकल है, अलग अलग व्यू है, 3 सेक्शन से, एक सेक्शन से लेफ्ट व्यू, फिर राइट व्यू, फिर सेंटर व्यू। लेफ्ट व्यू विरोध करता है इस चीज़ का। लेफ्ट व्यू क्या कहता है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए सरकार पहले जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, यानी गर्भ धारण से को रोकने के लिए, यानी गर्भ निरोधक जो पहले से जो मेथड्स अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में सॉरी, पहले जो मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं गर्भ निरोधक के लिए, उसे तो सरकार उस पर तो जोर दे रही नहीं, उसको तो आसानी से अवेलेबल करवाती नहीं रूरल एरियाज में। नए मेथड्स सरकार इजाद कर रही है, जैसे कि इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, टीका वाले गर्भ निरोधक जो टूल्स हैं वो नया गवर्नमेंट ने अभी इजाद किया है। ये कहते हैं कि देखिए जो ये इस पूरे प्रोसेस का नाम है, यानी इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, इस पूरे जो इसका प्रोसेस का नाम है DMPA, यानी कि डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। और ये देखिए ये कहते हैं कि जो ये टीका वाले कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं इसमें एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वुमन की हेल्थ पे। कैसे, इसे देखिए काफ़ी इसके साइड इफेक्ट्स हैं। और बात ये शुरू में तो देखिए ये कहते हैं कि जो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो बात करती है सरकार बार बार, यानी पॉपुलेशन के बढ़ने की बात कहती है, तो तब एक वर्ड निकल के आता है कंट्रोल, यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है इसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन सरकार जब भी कुछ करती है कंट्रोल, तो वो पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं होता, वो वुमन की बॉडी पे कंट्रोल होता है, वुमन के राइट्स पे कंट्रोल होता है, वो वुमन के अधिकारों पे कंट्रोल होता है, फर्टिलिटी पे कंट्रोल होता है। इस तरह की ये बात कहते हैं। फिर ये एग्जांपल देते हैं कि देखिए वुमेन्स आज के टाइम में ज़्यादा फर्टिलिटी रेट ज़्यादा नहीं रखना चाहते, यानी ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती, उनकी भी मजबूरियां होती हैं। जैसे कई सारे कारण ये बताते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कंपल्सन्स कई बार होती है, या फिर नेगोशिएटिंग पावर नहीं होती फैमिली के अंदर में, वुमन की चलती नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ सर्विसेज को अवेल नहीं करवा पाती, यानी उनके पास में जो कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज हैं वो उपलब्ध नहीं होती। तो ये सारे कारण हैं। ये आर्टिकल किस लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वैसे साफ साफ इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये आर्टिकल जो है काफ़ी पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। एक तो पॉपुलेशन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है मैटरनल हेल्थ से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो से, इस तरह की चीज़ों से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और इवन ऐसे में इसका यूज हो सकता है कि वुमेन राइट्स, फर्टिलिटी डिसाइड करने में या प्रेगनेंसी डिसाइड करने में वुमेन के पास में ऑटोनॉमी है या नहीं है, तो इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो लेफ्ट का पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, जो इस टीके वाली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का विरोध करते हैं, यानी इंजेक्टेबल मेथड का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि सबसे पहले जो कारण है वो ये है कि सरकार इस बारे में प्रिपेयर नहीं है बिल्कुल भी। DMPA जो ये पूरा मेथड था जो हमने अभी डिस्कस किया था, इसकी फुल फॉर्म थी, जो क्या फुल फॉर्म थी इसकी, ये रही, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ये कहते हैं कि देखिए सरकार प्रिपेयर नहीं है अभी, जो एक प्रकार से जो ये इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देंगे, यानी नर्सिस जो हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, और ये पूरी जो प्रोसेस है एडमिनिस्टर होगी एक बार 3 महीनों के अंदर में, तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए चाहिए। दूसरा, काफ़ी साइड इफेक्ट्स हैं इसके, जो ये पूरी प्रोसेस है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। मेंस्ट्रुएशन चेंजेस इसमें हो सकते हैं, वुमेन की हेल्थ पे इसका फर्क पड़ेगा, इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, प्रोलॉन्ग्ड हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, और उसके बारे में ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जैसे वेट गेन, हेडेक्स, चेंज इन मूड, सेक्स ड्राइव, डिक्रीज इन बोन मिनरल डेंसिटी, ये सब साइड इफेक्ट्स हैं। याद नहीं रहेंगे वैसे, बस सुनने के लिए हैं। और अफ्रीका में ये अपनाया गया था, वहाँ पे तो HIV इन्फेक्शन का भी खतरा पैदा हो गया था। तो अब देखिए गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि क्या जो ऑलरेडी मेथड अवेलेबल हैं, क्या वो गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवा दिए सारे के सारे, जो एक नया मेथड उपलब्ध करवा रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो ये कहते हैं गैप्स इन सिस्टम है, जैसे
ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है जैसे कि आईपीएल, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती मार्केट में, कॉन्डम्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है जो नर्सिज हैं उनको, वो अच्छे से ये भी नहीं कर पाती जो ये मेथड है IUCDS का, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो इस पे भी ध्यान नहीं दिया जाता, जो एक पूरा वायलेशंस होता है जो स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस है। तो ये कहते हैं कि देखिए उसी वायलेशन के कारण ही 2014 में एक घटना भी घटित हुई थी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, जिसमें 13 वुमेन्स की डेथ हो गई थी, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस से वो गुजर रही थी उस टाइम पर। तो ये कहते हैं अपने आप में आश्चर्यजनक है कि जो ऑलरेडी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो तो प्रॉपर सरकार प्रोवाइड कर नहीं पा रही है और नए मेथड्स की तरफ सरकार रुख कर रही है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, इसके बजाय तो सरकार को मेल वास्क्टोमी पे ध्यान देना चाहिए, यानी पुरुष नसबंदी पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा ये अपना व्यू बता रही हैं। ये कहते हैं कि वो बल्कि एक सेफ ऑप्शन है जिससे प्रॉब्लम काफ़ी कम क्रिएट होगी वुमेन्स को, अगर पुरुष नसबंदी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो। उसके बाद में ये आता है कि देखिए सीरियस कंसर्न्स हैं कि जो सरकार इसलिए ये मेथड्स को एनकरेज कर रही है क्योंकि कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं उनको इससे प्रॉफिट होगा। तो प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस यह है कि जब भी, यानी प्राइवेट सेक्टर में जब भी इस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को प्रोवाइड करवाया गया है तब भी बहुत कम वुमेन्स ने इसका एक प्रकार से इसको अपनाया है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं तो इस पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए और ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आगे जो व्यू आता है, अब राइट व्यू आता है, ये इस पूरे मेथड का सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए ये अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है, मान लीजिए चॉइस है तो एक काफ़ी सारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मेथड्स हैं यानी गर्भ निरोधक के जो मेथड्स हैं उसमें अब एक और मेथड जुड़ गया है, तो इसमें तो वुमेन को बल्कि फायदा होगा, नुकसान क्या होगा। सरकार धीरे धीरे मेथड्स को और ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रही है। सरकार का जो मेजर ध्यान है वो इस स्ट्रेटजी पर है, RMNCH+A, ये जो स्ट्रेटजी है ना क्या फुल फॉर्म है इसकी, ये कहते हैं कि देखिए इसकी फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोलसेंट हेल्थ, ये पूरी इसकी फुल फॉर्म बनती है। यानी सरकार का ध्यान इस स्ट्रेटजी पे है। सरकार ने जो ये नया टीका उपलब्ध करवाया है गर्भ निरोधक के लिए, ये एक प्रकार से सरकार की मेन जो स्ट्रेटजी वो ये है कि मैटरनल और इन्फेंट जो हेल्थ इंडिकेटर्स है उसको इंप्रूव किया जाए। यानी आज के टाइम में जो मैटरनल यानी माता की मौत हो जाती है बच्चे के जन्म के दौरान में, या फिर बच्चे की मौत हो जाती है, उन जो फैक्टर्स हैं, उन जो एक प्रकार से आंकड़े हैं उनको कम करना है ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। इसलिए सरकार ने ये नया टीका वाला मेथड उपलब्ध करवाया है। तो ये कहते हैं कि देखिए स्पेशल फोकस सरकार इस पूरे मेथड पे इस बात पे दे रही है कि डिले होना चाहिए पहले बच्चे के जन्म के बाद में, यानी 2 बच्चों के जन्म के बीच में काफ़ी स्पेस होना चाहिए ताकि जो मैटरनल हेल्थ के जो आंकड़े हैं यानी मैटरनल हेल्थ इंश्योर की जा सके। उसके लिए इसलिए ये है जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो जो फैमिली प्लानिंग है उसको भी इंश्योर करेंगे साथ साथ। यानी ये कहते हैं कि मेन स्ट्रेटजी हमारी फैमिली प्लानिंग नहीं है जो हमारा मेन फोकस है। मेन फोकस हमारा ये है मैटरनल एंड इन्फेंटल जो इन्फेंट हेल्थ है उस पर हमारा मेन फोकस है। फिर बाद में ये क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, कहते हैं कि हमें पता है जब भी कोई नई दवाई इजाद होती है, फिर नया इस प्रकार का कोई मेथड हेल्थ सेक्टर में उपलब्ध होता है तो प्रॉपर उससे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए इस RMNCH+A में भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो इंडियन वुमेन है वो इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सकें, यानी उनके पास में सारी इंफॉर्मेशन हो कि कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए वो जो IUCDS यानी इंट्रा यूटेरिन मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर IPL का मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर जो ये टीका वाला नया मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है। वुमेन्स के पास में चॉइस होनी चाहिए, इसीलिए उनको चॉइस उपलब्ध करवाने के लिए ये कह रहे हैं कि यानी जो जिन्होंने राइट व्यू जो ये प्रोपगेट कर रहे हैं ये हेल्थ कमिश्नर है, इसीलिए ये कह रहे हैं, हम कहते हैं यहाँ पे, यानी हेल्थ सेक्टर की बात कीजिए। यानी जो इसीलिए जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो परमानेंट कैडर ऑफ काउंसलर हायर उन्होंने कर लिया, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ये वुमेन्स को काउंसिल करेंगे, उनको बताएंगे कि आपके पास ये मेथड्स हैं, आप इन मेथड्स का आप यूज कर सकते हो अगर आप इस प्रकार से स्टेरिलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहते हो। तो ये कहते हैं कि कोई भी वुमन को फोर्स नहीं कर सकता, अगर कोई फोर्स करता है हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर में या फिर कहीं भी, वो लॉ के खिलाफ में है, प्रॉपर लॉ अपना काम करेगा अगर वुमन को फोर्स किया जाता है तो अगर बात की जाए साइड इफेक्ट्स की तो ये कहते हैं कि ड्रग्स को प्रॉपर ढंग से यूज किया जा चुका है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पूरी अपनी प्रोफेशनल बॉडीज के साथ में इसको टेस्ट कर लिया है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जो ये बात बार बार कर रहे हैं लेफ्ट व्यू वाले, यानी इसके खिलाफ में, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के खिलाफ में, कि बोन डेंसिटी होएगी वो कम हो जाएगी, यानी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, तो ये कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर बाई चांस हो भी गई तो बोन की जो मैरो डेंसिटी है वो रिवर्सिबल है, उनको दोबारा से मजबूत किया जा सकता है।
फिर ये कहते हैं कि हम इसे फेज वाइज मैनर में लॉन्च करने की सोच रहे हैं। पहले इन्हें सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में लॉन्च किया जाएगा और बाद में इसे उसके बाद में दूसरे टाइप के कॉलेजेस में या फिर दूसरे छोटे हॉस्पिटल्स में इसे लॉन्च किया जाएगा। और हेल्थ मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल भी क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, और पहले काउंसलिंग की जाएगी सभी वुमेन्स की, उसके बाद में ही ये मेथड है वो अपनाया जाएगा। और इसके साथ साथ ये कहते हैं कि हम फोकस कर रहे हैं मेल के पार्टिसिपेशन पे भी फोकस कर रहे हैं कि इस पूरे जो फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है उसका मेल का पार्टिसिपेशन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। और उसके बाद में कहते हैं कि वुमेन्स को सिर्फ एक ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस प्रोवाइड करने के लिए मेथड्स हैं, और एक आंकड़ा भी ये बताते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहते हैं कि जब भी वुमेन के पास में इस प्रकार का आंकड़ा होता है, यानी ज़्यादा अगर चॉइसेस होती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रकार से फैमिली प्लानिंग की तरफ बढ़ती हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा चॉइसेस फैमिली प्लानिंग उतनी ज़्यादा होगी और एक प्रकार से उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। अब सेंटर व्यू यानी बैलेंस व्यू जो है वो है, ये कहते हैं कि देखिए फैमिली प्लानिंग है एक क्रूशियल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है। और अब देखिए ये कहते हैं कि अगर फैमिली प्लानिंग के लिए जो ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं अगर वो कंप्लीट हो जाएं तो 35,000 मैटरनल डेथ्स यानी बच्चे के जन्म के दौरान में जो मदर्स की डेथ होती है उसको रोका जा सकता है, और 12 लाख इन्फेंट्स डेथ्स को रोका जा सकता है। लेकिन ये कहते हैं कि रियल चेंज तभी आएगा जब मेंस का पार्टिसिपेशन पे फोकस किया जाए फैमिली प्लानिंग में, यानी पुरुष नसबंदी या फिर दूसरी चीज़ों पर फोकस किया जाए। तो इसलिए यह कहना रोकना चाहिए, अगर कोई भी यह कहता है कि देखिए फैमिली प्लानिंग अगर वुमेन इशू है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि यह उतना ही मैन का इशू है जितना वुमेन का इशू है। ये पूरे सोसाइटी का इशू है और इसमें काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, मोरल इश्यूज, एथिकल इश्यूज, इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी सारी जुड़ी हुई हैं अगर आप सिर्फ वुमेन पे फोकस करते हो तो। 2005 का हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 ये कहा कि सिर्फ 1% जो मैन है वो स्टीरिलाइजेशन से गुजरते हैं, यानी सारा जो दरमदार वुमेन पे डाल दिया जाता है अगर इस प्रकार से फैमिली प्लानिंग की बात आती है। पिछले 10 सालों का ये आंकड़ा देते हैं, पिछले 10 सालों में तो 1% भी नहीं है मेल का पार्टिसिपेशन, वो सिर्फ 0.3% यानी घट गया है। यानी डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड होने चाहिए कि जो पुरुष वासेक्टोमी यानी पुरुष नसबंदी को काउंसिल किया जा सके, पुरुष को यानी मेल्स को इस बारे में काउंसिल किया जा सके कि आप फैमिली प्लानिंग में अपना सहयोग दीजिए और जो ये पुरुष नसबंदी की तकनीक है वो उसे अपनाएं। तो ये कहते हैं कि देखिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं अगर मैन पे फोकस किया जाता है इस पूरे स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में। एक ये कैटलिस्ट होता है, इससे जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के जो इंडिकेटर्स हैं उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी, और एक प्रकार से जो कॉन्ट्रासेप्टिव अपटेक है उसका भी बढ़ेगा। वुमेन के पास में राइट्स भी आएंगे, उनके पास में ऑटोनमी भी आएगी, इंडिपेंडेंस भी आएगी अगर मेल ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम में। तो अगर देखिए काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं मेल नहीं अपनाते, तो उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है, एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, और पूरा कम्युनिकेशन मैन के साथ में हो सकता है, ताकि काफ़ी सारे ऐसे मिथ्स हैं अगर मेल एक प्रकार से पुरुषबंदी की तरफ में अगर ये स्टेप लेंगे तो उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। तो वो मिथ जो है उनको रिमूव करने के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, उनको एक कम्युनिकेशन होना चाहिए उनके साथ में, और इन्हीं चीज़ों से उस मिसकंसेप्शन यानी मिथ को दूर किया जा सकता है। और असली जो चेंज आएगा तभी आएगा जब मेल का पार्टिसिपेशन होगा पूरी फैमिली प्लानिंग में। तो ये था पूरा आर्टिकल, लेफ्ट का व्यू, राइट का व्यू और सेंटर का व्यू, बैलेंस्ड व्यू। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।